जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी सार लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग जो सोल्यूशन विलियन पढ़ रहे थे, आज इसका लास्ट टॉपिक, यानी आज क्या होगा, विलियन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको क्वेश्चन भी लगाया जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक बचा है उसको हम लोग देखते हैं। प्रासर दाब का क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसका क्वेश्चन लगाया जाएगा आज। सम प्रसारी, अल्प प्रसारी, अति प्रसारी वाले में ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका वाइट हॉक गुणांक था उसको भी आज समझेंगे। असामान्य मूलक द्रव्यमान था आज, उसको भी समझेंगे। आज ये जितना मैंने नाम बताया इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, ओके। प्रासर दाब का फार्मूला पूरा बताया गया था बच्चों। आप लोग वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा करिए, तभी आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अगर अच्छे से मन से पढ़े रहोगे, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाने वाला। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो और पूरी अच्छे से उसको दिमाग में प्रेस कराओ, एंट्री दो, ठीक है। और मन से पढ़ाई करो। तुम 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कैसे, अगर अच्छे से पढ़ रहे होगे तुम्हारे लिए बेटर होगा, ओके बच्चों। चलिए आज हम लोग जो देख रहे हैं पराशर में, सबसे बड़ी बात आज क्या है, सम परासारी क्या होती है, अति परासारी क्या होती है, अल्प परासारी क्या होता है। बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो इसके फर्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या है, पहला जो है समपरासरी। समपरासरी विलयन, ये क्या होता होगा इसको देखते हैं। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी बोल सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता होगा इसके बारे में लोग देखते हैं। समपरासरी विलयन क्या होगा, इसका नाम ही है समपरासरी। यानी जब अर्ध पारगम्य में झिल्ली होगा, जब डिवाइड करोगे तो उसके दोनों तरफ जो विलयन की कंसंट्रेट होगी, जो सांद्रता होगी, समान होगी। तो ऐसा कभी हो रहा है, समझिए क्या है वह समपरासरी विलयन। परिभाषा भी देखो यह क्लियर करना। जैसे मैंने कहा एक चेंबर आपने लिया, ठीक है, देखा था। इस चैम्बर में क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी आपने लगाया बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली। ध्यान दीजिए, बीच में आपने लगा दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली आपने बीच में लगा दिया, ये जो बना है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य जो झिल्ली आपने लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या किया कि दोनों तरफ विलयन भरा, यानी इधर के जो पदार्थ भरे हैं यहां से, और इधर भी जो पदार्थ है इधर भी जो विलयन। जब दोनों विलयन की, यानी इसकी सांद्रता मैं ले लूं, इसका सांद्रता लिया C1, इसकी सांद्रता क्या लिया C2, यानी दोनों की सांद्रता मैंने बराबर ले लिया C1 और C2। अब समपरासारी में क्या होगा कि कोई एक ऐसा विलयन हो जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर यानी अर्ध पारगम्य से जैसे अपने पृथक किया, पृथक करने के बाद क्या होता होगा
यानी कहा गया, इसका सिंपल समझा जाए कि ऐसे दो विलयन जिसको अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयनों का परासरण नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं? समपरासरण विलयन। यानी परिभाषा अगर देखा जाए, इसे देखना ध्यान से, यानी कहा जाए ऐसा दो विलयन, ऐसा दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम्य पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयनों का परासरण नहीं होता है। तो ऐसे विलयन को समपरासरण विलयन कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो C1 और C2 है, यानी C1 और C2 दोनों बराबर है, और C1 एंड C2 दोनों क्या है? सांद्रता। C1 एंड C2 क्या है? सांद्रता। यानी ये एक सांद्रता है, दोनों की सांद्रता क्या है? बराबर। जब सांद्रता बराबर हो जाएगी तो ए जो विलयन है, इसके में से ए इसमें नहीं आएगा, ए वाला इसके में नहीं जाएगा। दोनों विलयन जो पड़े हुए हैं यहां से, यानी कहा जाए कि ए जो विलयन है, इसको मैंने मान लिया ये फर्स्ट वाला है, और जो ए विलयन है बच्चों, ये क्या है? सेकेंड वाला। यानी फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है। जब फर्स्ट और सेकेंड का परासरण नहीं होता, परासरण मतलब हुआ कि जो इस पर लिक्विड है वो इस पर आ जाए और इस पर कहां चल जाए? इस पर। मतलब आपस में इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं, अच्छा इसका ये जा रहा है इसके में, और पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जब ऐसा हो रहा है विलयन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इस पर जितनी सांद्रता उतनी सांद्रता इस पर है। जब दोनों तरफ बराबर है मेरे बच्चों, परासरण नहीं होगा, यानी इसका सांद्रता इसके बराबर है। और एक होता है दूसरा, अगर देखोगे एक और देखना, एक होता है अति परासरण, अल्प परासरण, उसको भी देख लो। यानी एक हुआ, मैंने कहा कि अति परासरण हुआ, अति परासरण, और अल्प परासरण। अल्प परासरण यानी इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी अल्प परासरण जो है बच्चों विलयन की बात, ये क्या होता है इसको देखो। हाइपर मतलब अधिक होता है, हाइपो मतलब कम होता है, अति मतलब अधिक, अल्प मतलब कम। एक केस में क्या होता होगा, इसके समझना जैसे आपने क्या लिया, यानी जैसे ये चेंबर आपने लिया, ध्यान दीजिएगा, इस चेंबर को आपने क्या किया? सब कुछ यहां से इसको अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से आपने डिवाइस,
ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसके वजह से आपने क्या किया, इसके अंदर आपने विलयन को भर दिया, ठीक है। और यदि इस बार भी आपने भर दिया, अब इसकी सांद्रता आपने C1 ले लिया और इसकी सांद्रता क्या लिया, C2, ठीक है। यहां पे यदि मैं कह दूं कि C1 ग्रेटर देन क्या है, C2, यानी C1 की सांद्रता अधिक है, C2 क्या है, कम है। तो जिसकी अधिक है और जिसकी कम है, अधिक वाले हम लोग बोलेंगे अति परासरण, और जिसका कम है बच्चों इसको क्या बोलेंगे, अल्प परासरण। यानी अति परासरण और क्या होगा, अल्प परासरण। ये ध्यान रखिए, अति परासरण और क्या होगा, अल्प परासरण। तो ये ध्यान रखना है। इसके मतलब हुआ कि ये जो अधिक है ये फ्लो होकर इसमें चला जाएगा, ये वाला है इसका एक कम आएगा इधर। तो जो अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं, अति परासरण, जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्प परासरण। ये परासरण की मैंने कुछ बातें मैंने रखा आपके सामने। कुछ इसके बाद है परासरण के दाब के नियम, यानी परासरण दाब कब कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, यानी परासरण दाब की सीमा। अब सीमा क्या है उसके लिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट मारो, तुरंत देखते हैं परासरण दाब की सीमा। ठीक, चलिए इसे इरेज कराओ। थोड़ी सी थी, यानी कहा जाए परासरण दाब की सीमा। ध्यान दें, परासरण दाब की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, लिमिटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान देना। इसकी सीमा जो है क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सारी चीज जो बात हो रही है विलेय के कड़क बात हो रही है, क्योंकि जो भी मिलाते हैं बाहर से कम मात्रा में मिलाते हैं, छोटी असाई का एकदम हल्की मात्रा में मिलाते हैं, तो वही उसकी विलेय है। तो क्या होना चाहिए, कहा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यानी विलेय का विलयन में, विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए।
वियोजन संगुणन क्या होता है? जैसे आपने बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल लिया, ये टूट गया छोटे से टूट, ये क्या है? वियोजन। ये क्या है? वियोजन। इस रिएक्शन के यदि आप ऐसे चला दे रहे हैं इधर से, फिर उल्टा आ गए, इधर गया, अगर टूटा तो क्या है? वियोजन। और अगर जुड़ गया तो क्या है? संगुणन। ध्यान रखें, वियोजन मतलब टूटना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। संगुणन मतलब सब तरह से आकर के जुड़ जाए, यानी संगुणन। तो कभी भी विलेय पदार्थ के लिए आप मिला रहे हैं विलय, तो उसका संगुणन या वियोजन नहीं हो सकता। दूसरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यानी बात कहा जाए, यानी विलय का विलयन में, विलय का विलयन में अधिक सांद्रता नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी बहुत हल्का मात्रा हो जाएगी, ये नहीं पास रहा बहुत ज्यादा पलट दिए, होना चाहिए बट थोड़ी सी बहुत कम मात्रा उसकी होनी चाहिए, चुटकी भर थोड़ी सी। ठीक है, अगला देखना जो तीसरा है यहां से समझ में, ठीक, इसमें देखिएगा जो विलय होना चाहिए, विलय पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए, वाष्पशील अर्थात अवाष्पशील होना चाहिए, वाष्पशील नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मतलब अवाष्पशील, जैसे आप हिट करें तो भाप बन को उड़ न जाए, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। अगला कैसा होना चाहिए? चौथा अगर देखा जाए तो कैसा होना चाहिए इसको, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी कहा जाए यहां से, यानी विलय विलय पदार्थ विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब समझो, नहीं होना चाहिए, मतलब वो टूटे ना, ब्रेक ना, आयंस में ना टूटे। जैसे सोडियम है, यानी NaCl है, टूट के क्या बना लिया यहां से, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके चार्ट में मैंने कहा पराशर दाब की सीमा है, अगर ये लिमिटेशन है समझिए उसके अंदर पराशर दाब होगा। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री। अगला जो टॉपिक इसके बाद चला बच्चों, असामान्य मोलार द्रव्यमान, हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, ठीक है, या क्वेश्चन लगा दे इसके ऊपर, क्वेश्चन लगा देना पहले इसका, असामान्य मोलार द्रव्यमान लगा देगा। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन में लगाते हैं, पराशर दाब का क्वेश्चन छूटा है तो क्वेश्चन में बता रहा, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट मार लो, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, ठीक है, या इसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, इरेज कर रहा हूं, थोड़ा जगह का पड़ेगा मेरे पास। चलो स्क्रीनशॉट मार जल्दी कन्वर्ट से पूरा। चलो, यानी अगर बात कहा जाए पराशर दाब के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकती, देखो समझना अच्छे से।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, उस पर तुम 3 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3 ग्राम यूरिया विलयन था, 3% यूरिया विलयन, यूरिया विलयन का, यूरिया विलयन का परासरण का ज्ञात कीजिए, विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसका जो है आर या कहा गया जो यस्क वैल्यू है 0.082, यानी कहा जाए एटीएम लीटर प्रति केल्विन और मोल। अब इसको आपको दिया गया है, तो आपको पहले क्या क्या दिया है इसको देखो। बोला है कि 3% यूरिया विलयन का परासरण, अर्थात मतलब हुआ कि 100 ग्राम जो विलयन है उसके में 3% सिर्फ क्या है, यूरिया। कितना है, 3%। ठीक है, तो इसका जो देखा जाए, अगर कहा जाए, यानी देखना इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले इसका सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन में देखना समझना, कहने का मतलब हुआ 3% है, यानी जब 100 ml लिया गया, यानी 100 ml, तो 100 ml में जो यूरिया है कितना है, 3 ग्राम, यानी 3 ग्राम ऑफ यूरिया, 3 ग्राम क्या है, यूरिया है। और यदि आप इसी में 1000 ml ले लें, कितना ले लें, 1000 ml, तो 1000 ml लेंगे कितना हो जाएगा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी यूरिया कितना है, 30 ग्राम। ठीक, अब देखना यहां से मिल गया आपका द्रव्यमान, यानी वेट जो मिल गया यहां से NH2CO NH2 करने के लिए कितना हो गया बच्चों, यानी 30 ग्राम। अब उसके बाद देखना, यानी परमाणु भार निकाल लो यूरिया का, यूरिया का जो परमाणु भार होगा, यानी NH2CO NH2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, देख लो, यहां से लोगे 2 नाइट्रोजन है, 14 के 28, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कार्बन कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 16, सब जोड़ोगे कितना आएगा, 60, यानी यूरिया कितना ग्राम कहा जाए, 60 ग्राम प्रति मोल, ये क्या है, यूरिया। अब देखना आगे, अब परासरण दाब तुमसे पूछा, क्या दिया है, टेम्परेचर P कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस। इसको जब बदलोगे केल्विन में तो 273 जोड़ देना, 30 प्लस 273 जोड़ोगे कितना आएगा, देख लो, यानी 7 3 10, यानी कहा जाए 303 केल्विन। आपके पास और क्या दिया है, आर दिया है 0.082 एटीएम लीटर प्रति केल्विन और प्रति मोल, ये आपके पास दिया गया। अब इसको उठा के भर, यानी देखना ध्यान से, यानी कहा जाए कि पाई इक्वल टू होता है CST, या हम लोग C को कंसंट्रेट नहीं पता है सांद्रता, तो C बराबर हम लोग रख लेते हैं, यानी यहां से आ जाता है, यानी पाई इक्वल टू
पाई इक्वल टू यानी एस टी बाई वी। अब यहां से n बराबर भी चेंज करते हैं अगर तो मोल, तो यानी द्रव्यमान एस टी बटे यानी परमाणु भार इंटू आयतन। अब इसको उठा के इस फार्मूला पे भर दो, ठीक है। अगर भरोगे तो क्या मिलेगा, देखो भरो, यानी पाई इक्वल टू पराशर का, यानी द्रव्यमान कितना दिया है 30 ग्राम, यश के वैल्यू 0.082, टी के वैल्यू हो गया 303 केल्विन। इसका द्रव्यमान कितना अगर भरा जाए तो कितना दिया है तुम्हारे पास परमाणु भार 60, गुणे कर सकते हो 1000, 1000 ml बात हुआ था, हो गया बस। अब इसको क्या करो, हल करोगे तो ये 0 0 खत्म, 3 गुना के 6, यानी पाई इक्वल टू हो गया 0.082 इंटू 303 बाई 2 इंटू 100,000 हो गया। अब इसको यदि कैलकुलेशन करोगे क्या मिलेगा आपको, यानी पाई इक्वल टू, इसको 2 से काट दो, काटोगे तो 0.041 इंटू 303, बाई क्या मिलेगा 1000। इसका जो फाइनल कैलकुलेशन करो क्या आएगा, 41 से गुणा क्या करा लो उसके में करा लो, ठीक है। अब इसके में 41 गुणा कराओगे तो कुछ तुम्हें मिलेगा, ऐसे लिख लो 303 गुणे क्या कर लेना 41, ये आ जाएगा 303, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, जोड़ोगे 3 2 4 2 और 1, यानी तुम्हारे पास हो गया 12 4 2 3, 10 में लगा है 3 अंक, कितने लगा है 3 अंक। लेकिन देखना है यहां से ये जो आ रहा है लीटर, इसमें आ रहा है लीटर, जब लीटर में रखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू रखोगे 1000 नहीं होगा, क्योंकि सब लीटर पर चल रहा है यहाँ से। इसका जो आया आपका आंसर इतना आ गया, यानी 80। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, यानी ये फाइनल जो आंसर आपका ये आ गया। एक क्वेश्चन आपका पहला क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके डाटा को पुट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं सारी चीज को, ठीक। चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे हमको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन लगाना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, यूपी सर्कल लर्निंग पॉइंट, वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सकता है नोट भी बना रहे हैं, आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब देखना ध्यान से, इसके बाद ये तो कंप्लीट हुआ आपका यूरिया। अब इसे ही क्वेश्चन आपको समझने के जितना भी दिया गया है, आपको यहाँ से कोई फार्मूला यूज किया सकता है। भी को जब भी रखना हमेशा लीटर में रखना, क्योंकि यहाँ जो आर की वैल्यू चल रहा है हमेशा लीटर में चल रहा है। तो सबका जो भी यूनिट होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लीटर है तो लीटर होना चाहिए, एमएल है तो सब में एमएल होना चाहिए। अगर एमएल में दिया है तो लीटर में बदल लेना, ठीक है। अगर लीटर में दिया है तो कोई बात नहीं। अब देखना आगे, इसके आगे जो टॉपिक बच्चों हम लोग के असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, हे डालो असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी 60 मान लो परसेंट, देखना है क्या है, देखो समझो थोड़ा सा।
यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान। ध्यान देना, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कहा जाए एबनॉर्मल यानी मोलर मास। ध्यान देना, यानी क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, परिभाषा समझना अच्छे से। इसका नाम है असामान्य, मतलब जितना सामान्य होता है उससे या तो कम हो सकता है या तो अधिक हो सकता है। परिभाषा में ही बोल सकते हैं, यदि किसी पदार्थ का सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक आता है तो वही क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। परिभाषा देखो, यही समझा जाए। देखना, यानी कहा जाए यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक यानी यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो वह द्रव्यमान असामान्य असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से यानी सामान्य से कम या अधिक आता है। यदि किसी का मोलर द्रव्यमान, जैसे सामान्य सोडियम को हुआ, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, कहा जाए 23 होता है। आपने निकाला उसका, हो सकता है 22 आ गया या 24 आ गया, इसके मतलब बढ़ गया या तो घट गया। तो ऐसे कोई भी अगर पदार्थ है उसका सामान्य जो मोलर द्रव्यमान होता है उससे अधिक कम आ जाए या अधिक आ जाए तो समझ लीजिए क्या है वह असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो कहीं भी अगर कुछ भी, जैसे आपने कहा किसी के यहाँ कोई सामान लिए, ठीक है, किसी के यहाँ वो सामान आप अपने यहाँ तोले तो आपने मान लीजिए 3 kg बताया, ठीक है, आप किसी दूसरे दुकानदार के ले गए तो आपको हो सकता है वो 3 किलो 100 ग्राम ज्यादा बता दिया, फिर दूसरे के ले गए क्या बता दिया, वो 3 किलो से भी क्या बता दिया, कम बता दिया। तो यानी कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे कभी भी द्रव्यमान किसी पदार्थ के लिए आ रहा है, समझिए वो द्रव्यमान क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके मतलब किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या यदि अधिक आता है, यानी कहा जाए मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो वह द्रव्यमान क्या कहलाता है,
और सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक, यहां से देखिएगा अगर निकालना होता है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे देखिए एक अणुसंख्य नाम आता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है इसके पहले हम लोग देखे थे, आज भी देखते हैं क्या है उसके बाद। ठीक है, जो अणुसंख्य गुण होता है उसको ध्यान रखिए क्या होता है, यानी जो इसका अणुसंख्य, जो अणुसंख्य गुण है समानुपाती होता है। अणुसंख्य गुण जो होता है समानुपाती होता है विलेय की कणों की संख्या, ये होता है, यानी कहा जाए विलेय की कणों की संख्या, कणों की संख्या, विलेय की कणों की संख्या। अब समझिए यहां से ध्यान से, अगर किसी का मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अणुसंख्य गुण। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण इसके में अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं विलेय की कणों की संख्या, विलेय की कणों की संख्या। एक बात ध्यान रखना, थोड़ा समझो क्या ये फार्मूला हमको बता रहा है, ध्यान देना सारी चीज। यानी इसके मतलब यदि विलेय के कण जितने अधिक होंगे, विलेय के कण जितने अधिक होंगे, समझना अणुसंख्य गुण उतने अधिक होंगे। मोलर द्रव्यमान उसी का अधिक होगा जिसकी अणुसंख्य गुण क्या होगा? कम होगा, अर्थात विलेय के कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। यानी विलेय के कण की संख्या आप जितने कम डालेंगे उतने मोलर द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। यदि आप विलेय के कणों की संख्या को बढ़ा दे रहे हैं तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां से इनवर्सली को बता रहा है यही चीज, अणुसंख्य गुण विलेय कणों की संख्या के समानुपाती होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अणुसंख्य मतलब हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। वही देखिए विलेय कणों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। अगर मोलर द्रव्यमान का आपको बढ़ाना है, विलेय की कणों की संख्या को कम करना पड़ेगा, अर्थात विलेय के जो पार्टिकल्स होंगे उसको कम छोड़ेंगे। यदि मोलर द्रव्यमान को हमको घटाना है तो विलेय की कणों की संख्या को क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। जैसे आप बढ़ा देंगे तो समझ लीजिए तुरंत क्या होगी? मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिखाई दी है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है देखा जाए, यानी एक ना से एक फार्मूला के निर्माण और किया जाए। ठीक है, यानी एक फार्मूला होता है, यहां से इसको याद रखिएगा, यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य असामान्य मोलर द्रव्यमान, और इसके बराबर होगा वियोजन या संगुणन के बाद, इसके बराबर होगा, यानी कहा जाए पदार्थों के, यानी वियोजन या संगुणन
के बाद के कण या कणों की संख्या। पदार्थ की वियोजन या संगुणन के बाद के कणों की संख्या इसके बटे होगा कहा जाए, यानी पदार्थों के वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन के पूर्व के कणों की संख्या। यानी यहां से आपको एक जगह चाहिए तो यहां से एक फार्मूला से इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, पदार्थों के वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, पदार्थों के वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। पर ऐसे केस में अगर हमको मिलेगा हम इसको लगा सकते हैं। यहां से भी मैंने कहा पूरे 4 वैल्यू डाटा है आपके पास, चारों में से आपको 3 मिलेगा और 1 नहीं मिलेगा, इसलिए इस फार्मूला के यूज आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये कंडीशन कब लगाया जाएगा, ये अक्सर यूज करेंगे वांट ऑफ गुणांक। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसके शॉर्ट मारो। चलिए अब देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दो ना। चलो देखो, अगला जो हेडिंग है ये पूरी बात क्लियर होगी, पूरी समझ में आ गई कंफर्म। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फट से, अगर नहीं मारे हो तो। चलो देखना, अब इसके बाद जो हमारा अगला है, ध्यान दें, बहुत जरूरी से बहुत गलती क्वेश्चन बनते हैं, अभी आएगा। यानी वांट ऑफ क्या है, इसके बाद उसका नाम देखते हैं हम लोग, यानी वांट ऑफ गुणांक, इसका नाम ही है, यानी वांट ऑफ गुणांक। इसे वो दर्शाएंगे आई से। ठीक है, यानी कहा जाए वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। अब देखना ध्यान से क्या होता होगा, इन्होंने अणुसंख्य के गुणधर्म जो बताया गया था, यानी विलेय पदार्थ के जो कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे थे, वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद जो था हम लोग के क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो ये निर्भर करता है कि विलेय कण कितना अधिक पड़े हैं, कम पड़े हैं, अधिक पड़े हैं तो कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, ये सब की जब तुलना की जाती है तो उसी जगह पे एक कांस्टेंट आए हमारे वैज्ञानिक ने, वांट ऑफ गुणांक, तीनों ने फैक्टर दिया। तीनों ने क्या बात कहा, तो वांट ऑफ गुणांक जो आई इक्वल टू होता है बच्चों, एक तुलना करने की होती है, यानी जब वैद्युत अनघट पदार्थ वाले तुलना की जाती है, यानी अणुसंख्य गुणधर्म वाले को। अणुसंख्य गुणधर्म में कैसे जानेंगे कौन को निर्भर करते हैं, कौन निर्भर नहीं करते। तीनों ने क्या बताया, यहीं से आई इक्वल टू होता है, यानी कहा जाए संयोजन या वियोजन के
बाद के कणों की संख्या। उसका फिर यहां से दूसरा बताया संयोजन। इसका इन्होंने बोला कि संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के पूर्व के कणों की संख्या। अब देखना ध्यान से, एक ना से आया था एक और चीज है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी लिख सकते हो। यानी था सामान्य मोलर द्रव्यमान, अभी हमने लिखा, यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे पढ़े हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान। ध्यान देना, ये सारा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद चैप्टर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां देखना, इस कंडीशन के अनुसार इन्होंने दो तरह से बात की, यानी पदार्थों का एक संगुणन कर दिया, एक क्या दिया, वियोजन के। यानी कब पदार्थ जब आप डालेंगे किसी भी विलयन में, यदि आप डाल रहे हैं कोई भी अनुसंख्य वाली विलयन पदार्थ डाल रहे हैं, तो उसके जो कण होते होंगे, तो कब वह संगुणन होगा और कब वह वियोजन। इसके पहला हम लोग देख लेते हैं संगुणन वाले। क्या देखेंगे, संगुणन वाले। चलो देखना, ध्यान से समझते हैं। अब देखना, यहां से पहला स्लाइडिंग जो पढ़ने जा रहा है हम लोग संगुणन की मात्रा। फर्स्ट इसके में पढ़ रहा है पहला, यानी संगुणन की मात्रा, यानी कहा जाए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखना ध्यान, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम लोग दर्शाएंगे अल्फा से। इसे क्या कहते हैं, अल्फा। इसे दर्शाएंगे बच्चों इसको अल्फा से। फार्मूला कैसे बनेगा, इसको संगुणन क्या हो रहा है उसको देखो। जैसे यहां पे n आपने पढ़ लिया, जैसे हुआ यहां से ये क्या हो गया, संगुणन। संगुणन होने के बाद क्या हो, ये ऐसे बन, अर्थात एक के क्या हो गया, ये जुड़ करके n बन। अगर प्रारंभ में देखा जाए तो क्या रहा होगा, एक साम्य अवस्था पाठ, यहाँ क्या रहा होगा, लड्डू। यानी प्रारंभ में जब भी लिया हो गया वहां पे एक था, तो यहाँ क्या था, वो लड्डू। ठीक, जब तक यहाँ कंज्यूम नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ बनेगा नहीं। अब देखना ध्यान से, एक क्या था, एक प्रारंभ में, यानी ये प्रारंभ में। अब देखना आगे जब साम्य का, तो अगला वाला क्या होगा, जो है साम्य, यानी साम्य। उस समय क्या होगा, इसका मान लो कि अल्फा मोल क्या हो गया, कंज्यूम। अल्फा मोल कंज्यूम हुआ तो 1 माइनस क्या हो गया, अल्फा। तो यहां जो मिलेगा बच्चों, अल्फा बाई क्या मिलेगा, एन। अब इसके अनुसार जो आई के फार्मूला के अनुसार देखा ध्यान से लिखा गया, संयोजन या वियोजन की बात करोगे सर, तो यानी संयोजन या वियोजन के बाद क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई क्या लिखेंगे, एन। सबके बटे क्या लिखेंगे, 1। प्रारंभ में यही था,
तो I इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, यहां चाहोगे तो अगर इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, यानी 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। इन दोनों कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस अल्फा माइनस एन अल्फा बाई एन, ये फार्मूला आपका बन गया। यदि अल्फा चाहिए तो अल्फा को कामा ले लो। अल्फा को यदि कामा ले रहे तो 1 प्लस या 1 किस बार लग देखो, यानी कहा जाए I माइनस 1 इक्वल अल्फा, जो कामा अल्फा माइनस एन अल्फा बाई क्या हो गया एन। अब देखते हैं आपने क्या किया, यहां से कामा लो। यहां से जैसे आपने यहां से कामा लिया, ध्यान देना, ये कामा लिया तो क्या मिला हमको, आपको अल्फा आपने बाहर ले लिया तो क्या मिला 1 माइनस एन बाई क्या मिला एन, इक्वल टू क्या मिला I माइनस। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया यहां से I माइनस 1, एन का मल्टीप्लाई हो गया बाई क्या मिलेगा हमें, देखो अल्फा इक्वल टू मिला हमें I माइनस 1 इंटू क्या मिल गया एन। आगे या रख तो चाहो तो क्या दिख रहा है एन I माइनस 1, और इसके बटे में कुछ मिलेगा हमें, बटे में मिलेगा बच्चों 1 माइनस एन। ये देखो फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बना, यदि साइन को चेंज करोगे बदल सकता। ठीक है, अगर इसका चाहोगे तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, क्या फर्क पड़ता है। अल्फा इक्वल टू एन 1 माइनस आई, तो नीचे भी चेंज हो जाएगा एन माइनस 1। अल्फा की वैल्यू यहां से भी, ठीक, दोनों का साइन चेंज हुआ। एन क्या है, कणों की संख्या। जैसे मैंने कहा कि अगर समझा जाए सिंपल से, अगर बात समझा तो कहें, अगर हम क्या बोलोगे, एक ए पदार्थ लिया गया जिसका संगुणन होने के बाद एन बन गया। क्या बन गया, एन बन गया। एन जो है पदार्थों की कणों की संख्या है, अल्फा क्या है संगुणन की मात्रा है, और आई क्या है क्वांटा ऑफ गुणांक है। ये आपके किसके लिए मिला है, संगुणन के लिए। दूसरा यदि हम बात करें, यहां से देखना ध्यान से, अगर यही बात कहा जाए वियोजन, सेकंड वाला देखना, वियोजन, वियोजन की मात्रा, इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर लिखना चाहोगे इसको कैसे लिखोगे, यदि कोई ए पदार्थ दिया गया और उसे Na में तोड़ दिया गया, विखंडित हो गया, टुकड़ा हो गया, इसके लिए क्या लगाओगे, देखना ध्यान से। जैसे आपने यहां पे ए पदार्थ को लिया, ए टूट करके Na बन गया, विखंडन हो गया उसको। यानी इसका देखा जाए प्रारंभ में कितना रहा होगा 1 मोल, फिर कितना रहा होगा लड्डू। जैसे इसकी जो सामने आई तो वहां पे अल्फा मोल डिसोसिएट होता है, यहां बन गया एन अल्फा। यहां पे इसके अनुसार अगर देखा जाए आई बराबर वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, तो यहां क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटे क्या लिखेंगे ए, यानी आई इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से एन अल्फा अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब इसको चाहो तो इस पर ला दो, आई माइनस 1 एन अल्फा माइनस अल्फा। अब इसको इधर चाहोगे अल्फा कॉमन ले सकते हो यहां से, आई माइनस 1
अल्फा यदि कॉमन ले रहे हो क्या मिलेगा, n-1। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, i-1 बाई, यानी i-1 बाई, क्या लिखेंगे यहां से, n-, ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया कहा जाए तो सिंपल फॉर्मूला आपके बन गया। यानी ये जो बन गया आपके पास वियोजन वाला फॉर्मूला बन गया। यहां पे हर चीज क्या है उसके बारे में समझो। आई आपका हो गया 1/2 गुणा, ठीक, n हो गया विलय के पड़ों की संख्या, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कहा जाए यानी संगुणन या वियोजन की मात्रा, संगुणन या वियोजन की मात्रा। यहां से देखना आई के वैल्यू क्या रखोगे तुम्हारा संगुणन होगा और क्या रखोगे तो वियोजन होगा। देखना अगर यहां पे आपने आई के वैल्यू एक रख दिया, एक रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो बटे क्या हो जाएगा 1-1। तो यहाँ पे ना तो इसका क्या होगा, संगुणन नहीं होगा। यदि आई के वैल्यू एग्जैक्ट यदि एक हुआ, आई बराबर क्या हो जाए एक, तो ऐसे केस में ना तो संगुणन होगा, संगुणन या वियोजन नहीं होगा ऐसा केस। यानी आई की वैल्यू आपने एक रख दिया, यहाँ पे रख के देखिए एक क्या हो जाएगा, लड्डू जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो ऐसे केस में ना संगुणन होगा ना तो वियोजन। यहां पे देखना है कि आई की वैल्यू, आई का वैल्यू, आई के वैल्यू आप यदि एक से अधिक रख दें, एक से अधिक रखेंगे ए वाला वैल्यू यदि यहां उठा के लाओ, देखो ध्यान से आई के वैल्यू यदि एक से आपने कम रखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा ये वाला पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो इसके मतलब क्या होगा, संगुणन होगा। तो यदि आप यहां पर अगर देखा जाए तो यानी आई के वैल्यू एक से कम है तो क्या होगा यहाँ पे, संगुणन। अब देखना है यहाँ यदि आई के वैल्यू एक से अधिक रखोगे तब जाके पॉजिटिव आएगा। तो यदि आई के वैल्यू आपने लेटर रख दिया क्या हो जाएगा उस समय, बी हो जाएगा। ये नोट बात है याद रखना, आई के वैल्यू यदि इक्वल एक रखेंगे तो ना तो संगुणन होगा ना ही वियोजन होगा। यदि आई की वैल्यू एक से कम रखेंगे तो क्या होगा आपके पास, संगुणन। आई की वैल्यू एक से क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे तो क्या होगा वहां पे, वियोजन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरी चैप्टर जो हुई क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब बचे इसके कुछ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको लगवा दे रहा हूं तो ठीक है। पूरी बात की आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे एसोसिएशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया, इस फार्मूला को यूज किया जाएगा। इसको याद रखना है कि अल्फा इक्वल होता है n1 माइनस आई n माइनस 1, यहाँ होता है i माइनस 1 n माइनस 1, ये याद रखना सर। इसको सिंपल i माइनस 1 n माइनस 1, वहां क्या रखना, अल्फा इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1 माइनस आई बटे n माइनस 1। सारे फार्मूला यदि याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तुरंत इसे स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूं। हो गया, चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे लगाया जाए।
अब ये जो आई का वैल्यू है ना, आई का वैल्यू कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा उसको पहले बता दो, उसके बाद में क्वेश्चन लगाना। पहले सारे फार्मूला को मैं ठीक है इरेज करता हूँ। फार्मूला कैसे बना, मैन्युफैक्चर क्या होगा देख लो सारी चीज के। प्रारंभ अवस्था में देखो क्या था, संगुणन का मतलब हुआ आपस में क्या हो गया, वो जुड़ गया। और वियोजन का मतलब क्या हुआ, वो टूट गया, यानी टुकड़ों में एकदम विखंडित हो गया। 1000 2000 100 200 400 500। संगुणन मतलब हुआ जितने सब बिखरे थे सब क्या हो जाए, जुड़ जाए। रोबोट 2.0 वाला जब देखोगे देखना उसके में क्या होता है, वही होता है जो अक्षय कुमार बना होता है। एक बार ऐसे क्या होता है, पूरा देखना बिखर जाता है, पूरी मोबाइल क्या होती है फिर ऐसे जुड़ती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते फिर बिखरता है, फिर क्या होता है, जुड़ती है। जब वो पास आ रहा है क्या हो रहा है, संगुणन। जब वो बिखर रहा है क्या हो रहा है उस समय, वियोजन। सिंपल से बात याद रखना, ठीक है। अलग होना वियोजन, साथ में आना संगुणन, ठीक है। चलो आई की वैल्यू कुछ जगह और निकालने की कुछ कंडीशन है, उसको फिर देखो। इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको देखना ध्यान से। ठीक, समझना पाए, ठीक है। देखो बात को समझा जाए तो क्या होगा, यानी आप एक तो पढ़े होंगे इसके में वाष्प दाब का अनुमान, यानी वाष्प दाब का अनुमान किसके में यूज किया जाए, क्योंकि अनुसार के गुणधर्म पे निर्भर करता है। वाष्प दाब का अनुमान क्या होती है, फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल प्रकाश। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या जोड़ देना है, आई, यानी क्या हो जाएगा ये साइलोट का, ठीक। यानी हर जगह तुम्हें आई जोड़ देना है। दूसरा जो पढ़े जिसके अंदर, यानी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन पढ़े थे, डेल्टा टीवी इक्वल टू के एम। यहां पे क्या जोड़ना है तुम्हें, आई। तीसरा जो पढ़े थे, यानी हिमांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान जो था हम लोग यहां से, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू था, ये टीवी था, ये भी था, वाली है ना, यानी यहां से आ गया, यहां से इसके में क्या करना, आई का मल्टीप्लाई। चौथा जो पढ़े थे यहां से, परासरण का, परासरण का, यानी जो पाई इक्वल टू पढ़े थे CH2, अब हम क्या कर देना, अब यहां से सारे चीज को देखना है कि आई से क्या फर्क पड़ रहा है। आई का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, डेल्टा टी उतने बढ़ जाएगी। यदि यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ाओगे सुभाष दाब का अपेक्षित अनुमान में क्या फर्क पड़ेगा, ये निकालोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें तुरंत, डायरेक्टली समानुपाती है। तो इसके मतलब ये भी क्या होगा, वाष्प दाब का अनुमान और घट जाएगा। यानी ये जितने अधिक बढ़ाओगे वाष्प दाब अनुमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप क्वथनांक का उन्नयन जो होगा, जितने आई की वैल्यू बढ़ाओगे क्वथनांक उन्नयन उतने बढ़ जाएगा, और ये जितने बढ़ाओगे उतने फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, नीचे होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर ऐसे देखा जाए, अगर मैं समानुपाते में यदि बात, एक बात ध्यान रखना थोड़ा सा, जो आई का जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट,
उसका देखा जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टीएफ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टीवी के। अब देखना इसका आई की वैल्यू बढ़ाओगे पराशर दाब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पराशर दाब। इसे याद रखोगे, इसी से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। चार्ट क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि इसके बताइए किसका पराशर दाब अधिक होगा, किसका क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, तो किसका हिमांक अनुमान अधिक होगा और किसका कम होगा। ये सारे क्वेश्चन इसी पर बने। ये टोटली क्वेश्चन ध्यान रखना, जब पूरा क्वेश्चन इसके बन रहे हैं तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई डाटा बहुविकल्प में नहीं दिया तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप आई की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखिए यानी आई के मान, आई के मान सीधे कड़ों की संख्या पर रखिए आप। जैसे मैंने कहा कि जो NaCl टूटा तोड़ दीजिए, Na प्लस और दूसरा गया Cl माइनस में, इसका आई की वैल्यू क्या हो गया, 2 है। जैसे लिखा है AlCl3, इसको तोड़िए तुरंत, Al प्लस क्या टूट गया, CCl माइनस, तो आई की वैल्यू इसका कितना हो गया। अब जैसे लिखा है H2SO4, अब इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यानी 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे आई वैल्यू कितना हो गया इसका, 2 1 3। डायरेक्ट सीधे अब जैसे लिखा है H3PO4, तो इसको तुरंत तोड़ दो, यानी क्या टूट गया 3H प्लस और क्या टूट गया PO4 माइनस 3। तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 3 1 4। ये ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट कोई भी कंपाउंड शेष यौगिक आपको दे रहा है तो ऐसे केस में आपको ये डायरेक्ट निकालना है आई का वैल्यू। अब जैसे आपके पास दिया गया है Na2SO4, तुरंत इसको तोड़ दो, तोड़ोगे तो मिलेगा यानी Na प्लस 2Na प्लस और क्या मिला SO4 माइनस। जब ये मिला तो यहाँ समझो एक और यहाँ कितना हो गया, एक, यहाँ 2 हुआ, एक, हाँ, यानी आई की वैल्यू क्या हो गया, ये देखना आई की वैल्यू सीधे डायरेक्ट आपके बहुविकल्पी जितने ऑप्शन यानी जो विखंडन हो सकता है उसकी बात हो रही है, यानी जितना आयनाइज होंगे उसका आई का वैल्यू डायरेक्ट। अगर कोई डाटा आपको नहीं दे रहा है, डाटा न देकर के सिर्फ बहुविकल्पी में ऐसे ही पूछ दिया है 4 ऑप्शन दे करके और कद एक बताइए इसके में सबसे अधिक वाष्प दाब किसका होगा, तो वाष्प दाब के लिए क्या है, आई डायरेक्टली समझिए, आई सबसे अधिक किसका है, H3PO4 का, जिसका भी हो गया। बोल दिया क्वथनांक उन्नयन सबसे अधिक हुआ, क्वथनांक उन्नयन क्या है, सबसे अधिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। इसके मतलब आई का वैल्यू जिसका अधिक होगा वही क्या होगा, उसका क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा। अगर बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, किसका अधिक होगा, सबसे अधिक का मतलब आई का वैल्यू सबसे कम कौन है, ए सबसे अधिक। अगर बोलेगा सबसे कम किसका होगा तो H3PO4 वाले का होगा। तो ऐसे केस में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से समझना कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जहां भी क्वेश्चन खोलोगे तुम्हें पूरे 100% मेरा गारंटी है तुम्हें मिलेगा। ध्यान रखना IIT नीट जेईई में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो हर जगह जब पूछा जा रहा है तो इसे क्यों ना आसानी से बेटर तरीके से इसको समझो, ठीक है। ये सीधे मैंने कहा आई के वैल्यू अगर नहीं दिया है तब, अगर ऑप्शन बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे ऐसे निकलते हैं, लेकिन यदि यही बात अगर अलग से किया जाएगा, यदि और डाटा वैल्यू देंगे तब उसके अनुसार हम इसको वर्क करेंगे। इसके शॉर्ट मान लो कुछ में अगर इससे अलग क्वेश्चन होंगे तब एक चीज देख लो, शायद क्वेश्चन में करा देगा, जैसे कह रहा है कि इसके में जो पराशर दाब अधिकतम, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यानी कह रहा है कि जो पराशर दाब, पराशर दाब को बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम,
अब बढ़ते क्रम में जैसे आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और क्या है, डी ऑप्शन। आपके पास कुछ दिया गया है, जैसे आपके पास ऑप्शन है एन ए सी, एक तो दिया जा रहा है यहां से Na2 CO, एक ऑप्शन दिया गया है AmCl, एक ऑप्शन दिया गया है Ca3CO4 का वाइस। अब कह रहा है कि इसका सही क्रम में ऑर्डर में आपको बताना है। अब ये क्रम जैसे आपके पास लगाया गया है, ए फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ। आपको ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा आई की वैल्यू सबसे। देखना यानी करा परसेंट दाव पड़ते सबसे अधिक आई बोलो किसमें देखो, 3 3 2 5 से जोड़ो सीधे, देखो टूटेंगे तब, 3 3 2 5, आई बोलो कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 3 4, 5 बच क्या हो गया 4। यहाँ देखना, ये देखना CO3 साथ टूटेगा, 1 2 1 3, यहाँ कितना हो गया 2। तो यहाँ पे देखो जो आई की वैल्यू है कितना आ रहा है 5, यहाँ पे आई वैल्यू कितना हो रहा है, देखना 3 2 5 3 1 4, ये हो गया। यहाँ पे आई वैल्यू निकालोगे, ये साथ टूटता है, 2 1 3, यहाँ निकालो कितना आएगा आई वैल्यू बच्चों 2। अब इसका क्रम ऑर्डर लगाना है, अगर पराशर दाब हो जाए क्या लिखोगे, सबसे पहले 4, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। घटते क्रम में बोलेगा सबसे पहले इसको लिख देता हूं, इसके में सबसे अधिक पराशर दाब किसका होगा, इसका। अब इसे पूछ लेगा क्वथनांक, और पूछ लेगा वाष्प दाब का अनुमान। वाष्प दाब का अनुमान सबसे अधिक किसका होगा, जिसका आई का वैल्यू सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना कि वाष्प दाब अनुमान सबसे, अनुमान मतलब कम, सबसे कम किसका होगा, इसका आई वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे अधिक किसका होगा, घटने का मतलब सबसे अधिक वो पड़ेगा वही होगा, आई वैल्यू जितने बढ़ेगा उतने वाष्प दाब पे फर्क पड़ेगा। तो मेन चल रहा है, इस गेम चल रहा है, इसे पूरा क्लियरिटी के साथ अच्छे से याद रखना, भूलना मत, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और मैं अगला क्वेश्चन लगवा दो, एक संगुणन और एक वियोजन। चलो देखना, एक संगुणन और एक वियोजन। अगर समझा जाए एक संगुणन और एक वियोजन का, एक क्वेश्चन लिखो, उसका मैं बता रहा हूं, ठीक। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को क्या करा है क्वेश्चन, यानी 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम अम्ल को, यानी 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घुलने पर, 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, घोलने पर, घोलने पर हिमांक में 1 यानी कहा जाए हिमांक में 1.6 तक, यानी 1.62 का अनुमान होता है, का अनुमान होता है, अनुमान होता है। अब समझना, अनुमान होता है। बेंजीन का जो दिया गया है
बेंजीन का मोलर औनमन स्थिरांक, मोलर औनमन स्थिरांक 4.9 यानी 4.9 केल्विन किग्रा प्रति मोल, केल्विन किग्रा प्रति मोल। यदि यह विलियन में, ध्यान देना, यदि यह विलियन में द्वितीयक अर्थात डाइमर बनाता है, द्वितीयक बनाता है, द्वितीयक बनाता है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? अल्फा तुमसे पूछा है, अल्फा का परसेंटेज वही पूछा ना, देखिए संगुणन यानी संगुणन मतलब अल्फा पूछा है। अब देखना तुम्हारे पास क्या दिया, बेंजोइक अम्ल की फार्मूला क्या है, यानी C6, ये देखना कम है C6H5CO, बेंजोइक अम्ल, इसका दिया गया है 2 ग्राम। ठीक, अगर इसका निकालना चाहते हो परमाणु, बेंजोइक अम्ल की परमाणु भार निकालोगे तो क्या मिलेगा? यहां से 1272 प्लस 1 तो 12 यहां पे है ना, 12 साथे 84, उसका देखना 5 कितना हो गए? 6, 16 गुना के 32, जोड़ लो कितना आएगा अगर निकाला जाए तो, यानी 6 2 8 8 4 12, 6 2 8 8 4 12, 8 3 11 11 1 12, 122 ग्राम प्रति मोल। ये जो मिला है ना, ये सामान्य मोलर द्रव्यमान है। क्या है? सामान्य मोलर द्रव्यमान। बेंजीन का जो दिया गया है अर्थात कैपिटल डब्ल्यू C6H5, C6H5 का दिया गया है 25 ग्राम। ये क्या है? मिला है। अब तुम्हारे पास आई की वैल्यू नहीं पता, अगर आई संगुणन हो रहा है तो संगुणन की पहली बात तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान है, इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालो? इसके खोलने पर हिमांक का अनुमान, अनुमान मतलब तुम्हारे पास क्या दिया है? डेल्टा टी, यानी 1.62 केल्विन। ठीक है, यहां से यदि हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? हम जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू, यहां से भी अगर चाहेंगे तो आई के बराबर, यानी आई मतलब आप, यानी KF यानी वेट इंटू 1000 बटे परमाणु भार इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां से निकालेंगे हम लोग परमाणु भार असामान्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? असामान्य। ठीक है, तो असामान्य भी निकाल सकते हैं। भरो, यहां से परमाणु भार निकालने क्या निकालेंगे हम लोग? असामान्य। कितना दिया गया है वहां पे? 1.62 KF 4.9 W 2 ग्राम। क्या लिखेंगे? 1000। यहां से आपको परमाणु भार चाहिए प्रेक्षित अर्थात असामान्य। ये कितना दिया गया है? 25 ग्राम। इसको चाहो तो काट दो, 25 चौके 100 अर्थात 40 रुपये। यहां से लिख सकते हैं 1 दशमलव, या यहां से जो परमाणु भार निकलना चाहिए
तो क्या लिख सकते हैं, यानी 9 × 4×9 = 80 बटे लिख सकते हैं यहाँ से 1.6 है ना, 25 चौक 100 40 हुआ, 4×9 = 80। अब इसको चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर काटना है इसको काटो पहले, इसको यदि काटोगे तो क्या मिलेगा, यानी 2 से काटो 49, ये हो गया 40, 8 × 9 = 16, 2 1 का, ठीक से ये मिल गया। दशमलव से दशमलव उड़ा दो, दशमलव से दशमलव को जब उड़ाओगे यहां से, ये आ जाएगा यहां से 49 × 40 बटे 8.1। इस दशमलव को ऊपर उठा ले जाओ, जीरो को ऊपर में यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 4 16, 16 3 19 और 00 बटे 81। ये हो गया आपका परमाणु। अगर भाग देके निकालना चाहो तो भाग देके भी निकाल सकते हो, यानी 81 भागे 19 कितना है, 600। अब इसका अगर भाग दोगे कितने बार जाएंगे सोच लो, यानी तुम्हारे पास से जा रहा है यहां से 196, एक बार तो जाएगा ही, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है। 81 गुना कितना होगा, 2 1 कम 2, यानी 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 बार तो पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। अब इसको 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ोगे 2 1 कम 2, 2 8 16, क्या बच गया यहाँ पे 4। अब देखना है यहां से 4 बचा, यहाँ क्या है 3, 00 कई बार पढ़ सकते हैं, 8 चौक 32, 4 बार पढ़, 4 1 का 4, 8 चौक 32, क्या बचा यहां से देखो 6, यहाँ कितना बचा 1, कितना होगा 160, एक बार तो पढ़ ही सकते हैं, कितना होगा ये 81, क्या बचा यहाँ से 9, यहाँ से 15 यानी 7, दशमलव आगे कितना हो गया यहाँ से 0, 0 बार पढ़ेंगे तो 8 9 72, 9 बार तो पढ़ ही सकते हैं, क्या पढ़ेंगे 9 1 का 9, 9 8 72, तो मान लिया गया 241.9 का। तो यहां से और आगे पढ़ना चाहो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ देते। यानी इसका जो परमाणु भार यहां से आ गया, यानी 241.98 ग्राम प्रति मोल, ये इसका परमाणु भार आया, ठीक है। एक बार भाग देख लो आ जाएगा। ये हो गया सामान्य फलन। अब कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल, यही बोला है, यानी बेंजोइक अम्ल क्या फार्मूला होगा, एक बार यानी C6H5COOH का ये डाइमर बना, डाइमर मतलब 2, यानी ये बना C6H5COOH, डाइमर मतलब ये बन गया यहाँ पे, यानी इसका समगुणन क्या हुआ है, समगुणन। यहां से देखना, अगर ये प्रारंभ में 1 मोल था, कितना था 1 मोल, ये क्या रहा लड्डू, क्या रहा होगा लड्डू। अगर जब ये साम्य में आया था, इसमें आया होगा साम्य, अल्फा मोल इसका क्या होगा 1, तो यहाँ क्या बनेगा, यहां से कहा जाए अल्फा/2 बनेगा। अगर संगुणन हो रहा है तो चाहो तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला n वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2, यानी जो यहां से जो i की वैल्यू आया था n ब्रैकेट 1 माइनस i बाई n माइनस 1, यहां से निकालना चाहोगे डायरेक्ट निकाल सकते हो, n की वैल्यू 2, लेकिन आप पास अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, कैसे निकालना, तो यहां से चाहोगे तो डायरेक्ट यहां से आई की वैल्यू निकाल सकते हो,
यहां से आपको अल्फा नहीं पता है तो यहां से निकलेगा, लेकिन अभी देखो यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो आई की वैल्यू जो मिलेगा बच्चों आपके पास, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई, इसको कैलकुलेशन करना, आई इक्वल टू क्या लिखो, आई इक्वल टू लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां से लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते, आई इक्वल टू यानी 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई क्या लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ यहां से 2 में से अल्फा जाए कितना बचेगा, 1 अल्फा, आई इक्वल टू 2 माइनस अल्फा बाई क्या रखेंगे, आई बराबर 1 तो ये आ गया हमारे पास, इसको 1 मान लो, एक आई बराबर होता है, देखो आई बराबर 1 मैंने बताया था, यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान, जब नई ऑप्शन मिलता है तो आप यूज किया जाएगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान, देखे थे सामान्य मोलर द्रव्यमान, बटे देखे थे हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब इसको उठाकर दोनों क्या कर सकते हो, बराबर, सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है यहां से रखा जाए, यानी कहा जाए यहां से, इसको मैंने ले दो तो ले सकते हो यहां से, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो 2 माइनस अल्फा बाई क्या लिखेंगे 2। अब यहां से इसका निकालोगे कितना आया है 122 बटे कितना आया है 241.9। यहां सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो इजली तरीके से। कैलकुलेट करोगे तो बता दें आंसर कितना आ सकता है, संभावना 99% नियर अबाउट जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ 99.2% आंसर दिखा रहा है, यहाँ से आओगे हल कर सकते हो, मैंने मोबाइल से भी कर दिया। कितना परसेंटेज देखना, एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, जैसी कंडीशन आएगी वैसे आपको लगाना है। सारा क्वेश्चन इसी मेथड से लगाए जाएंगे। इसका आई की वैल्यू सब में मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है बच्चों, इतना सारी बात क्लियर हुआ। तो थैंक यू बच्चों आपको इतना लंबे समय तक बने रहने के लिए। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन, ठीक है। पूरी बात को ध्यान रखना, लगातार पढ़ते रहना, रुकना मत, ठीक है।